जय जेएमडी सर। सभी दोस्तों को, सभी जेएमडी परिवार को हमारा नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा है और मैं इस सिस्टम में जब आया तब से आज तक मेरा कोई मार्गदर्शक, मेरा कोई गुरु जो है वो एक ही शख्स रहे, वो रहे श्रीमान केसी छाबड़ा जी। मैं आज उनको सत नमन करता हूँ और मेरी जिंदगी की जो सफलता है इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, उसमें उनका बड़ा योगदान है। उनको चरण स्पर्श। आज मैं मीटिंग की शुरुआत कर रहा हूं और ये जो शुरुआत है मीटिंग में, इसका पहला टॉपिक है क्यों और कैसे। चलिए आज क्यों पर बात करते हैं, फिर कैसे पर बात करते हैं और इसको समझते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी जो है वो मुझे क्या क्या दे सकती है, क्या क्या मुझसे ले सकते हैं और कहां ऐसा हो जाता है कि हमसे चूक हो जाती है और उसकी हम पैमाइश नहीं कर पाते। दोस्तों, बात हो रही जिंदगी की, तो सबसे पहले जिंदगी का क्यों क्लियर करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब भी आज इस टॉपिक पर बहुत आनंद लेंगे और आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि शायद हमने बहुत कुछ खोया है और शायद इससे कहीं ज्यादा जो आज मेरे पास है उससे ज्यादा हम पा सकते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न है आप सभी से। ये प्रश्न है कि मान लो आप एक बहुत अच्छी फैक्ट्री के मालिक हो, एक बहुत शानदार शोरूम के मालिक हो और वो शोरूम आपको 1 लाख रुपए महीना देती है। कोई व्यक्ति आपको ऑफर करता है कि सर ये शोरूम मुझे 25,000 रुपए महीने किराए पर दे दो। अब वो आपके पास ऑफर आता है। इस ऑफर में मेरा आपसे सवाल है कि क्या इसे स्वीकार करना चाहिए। मुझे पता है कि जो भी लोग इस तरह के प्रश्न का आंसर देंगे उसमें 90% लोगों का ये मानना होगा कि सर 25,000 रुपए महीने का ऑफर आ रहा है जबकि 1 लाख रुपए महीने तो मैं इससे कमा रहा हूं, तो घाटे का सौदा है। ऐसा भी हो सकता है कि 10% मैंने इसलिए छोड़ा कि कुछ लोग कहते हैं यार सेफ रहना चाहिए, पता नहीं कब हमारे शोरूम में घाटा आ जाए, तो 20,000 रुपए महीने मिल रहा है तो चलो इसी पे संतोष कर लेते हैं। लेकिन ऐसी संख्या बहुत ही कम होगी। आइए हम देखते हैं, अपने आप को चेक करते हैं कि जब हम ये जानते हैं कि हम नुकसान का सौदा नहीं कर सकते और नुकसान का सौदा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी धारणा है, तो क्या हम अपनी जिंदगी में ये तय कर पाते हैं कि क्या आज जो हमारी जिंदगी का सफर है ये नुकसान का है या फायदे का। चलिए इस पर भी चर्चा करते हैं। भगवान ने एक खूबसूरत जिंदगी दी है। इस खूबसूरत जिंदगी में हमारी वैल्यू क्या है, हम इसको तय कर लेते हैं। अच्छा, मान लो आपको अपनी दोनों आंखों को बेचना हो तो इसकी कीमत लगा पाएंगे। फर्ज करो कोई दोनों हाथ आपसे मांग रहा हो, दे दीजिए, इसकी क्या कीमत होगी। आपसे कोई आपका किडनी मांग रहा हो, इसकी कीमत क्या हो सकती है। आपसे आपका कोई फेफड़ा मांग रहा हो, उसकी कीमत क्या हो सकती है। कोई लीवर मांग रहा हो, उसकी कीमत क्या हो सकती है। यानी अगर हम आकलन करें तो शायद हम 2 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ में भी अपने किसी भी अंग को बेचना पसंद नहीं करेंगे। इसका मतलब कि सृष्टि ने हमारे पास जो हमारे इस मत कहते हैं कि ईश्वर ने जो हमें दिया है जिंदगी रूपी इस शरीर को, उसने तो करोड़ों का बना के भेजा है। करोड़ों का बनाकर भेजने के बाद आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इस शरीर का किराया ले रहे हैं। कोई 10,000 रुपए का किराए में खुश है, कोई 20,000 के किराए में खुश है, कोई 50,000 रुपए के किराए में खुश है।
अब आपको तय करना है कि ये घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है, क्योंकि बात तो वही हुई। एक शोरूम जो आपको लाख रुपए दे सकता है, उसे 20,000 रुपए के भाड़े पे चढ़ा देंगे। ऐसे हमारी जिंदगी है, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि इसको भाड़े पे चला रहे हैं। देखिए, आज हमारे पूरे देश में जो भी पढ़ाई होती है, वो मूलतः इस विषय पे आधारित होती है कि हमें नौकर कैसे बनना है। मालिक बनाने की तो पढ़ाई होती नहीं। अब मालिक बनाने की पढ़ाई नहीं होती, नौकर बनाने की पढ़ाई होती है, तो हमारी मानसिकता भी नौकर बनने की होती। और हमारी जिंदगी कैसे चलती, हम अपनी इस जिंदगी की जो अनमोल है, जो बेशकीमती है, जो सफलता की राह पर न जाने कितनी ऊंचाइयों पर जा सकती है, उसको कैसे तय करते, उसका पैमाना क्या होता है, कैसे हमारा शिकार होता है। क्यों हम नहीं समझ पाते कि हमारी इस बहुमूल्य जिंदगी की वास्तव में कितना मूल्य है और इससे हम क्या क्या अर्जन कर सकते हैं। आइए इस पर भी विचार करते हैं। हमारा आपका कहीं ना कहीं शोषण होता है और हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। वो शोषण क्या है, कैसे संतुष्टि होती है, उसका एक उदाहरण आपको देते हैं। बंदर जो है, जब भी उसका शिकार किया जाता है, यानी जब उसे बंदी बनाया जाता है, तो उसके पीछे एक योजना तय की जाती है कि कैसे बंदर को हम बंदी बनाएंगे, कैसे बंदर को हम अपने अधीन पर रखेंगे। वो भी एक प्लानिंग है और वो भी एक तरीका है। अब वो प्लानिंग क्या है कि भाई बंदर को पकड़ने का एक नियम बना लिया गया है कि बंदर को हम कहीं दूर बैठे रहते हैं, एक ऐसा डिब्बा तैयार किया जाता है जिस डिब्बे में मूंगफली डाल दी जाती है, जो पारदर्शिता की ओर आधारित होता है। मूंगफली जब बंदर देखता है तो अपने इरादे से वो पूरी तरीके से कितना भी मन चाहे लेकिन उस मूंगफली पे झपट्टा मारने को आ जाता है। शिकार भी काफी दूर से बंदर को देख रहा होता है, मूंगफली डालकर इंतजार कर रहा होता है। धीरे 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 बंदर आता है और मूंगफली के लालच में वो अपने उस पंजे को उस डिब्बे में डाल देता है और मूंगफली पकड़ लेता है। मूंगफली पकड़ना तो आसान है। अब मूंगफली जब उसने पकड़ लिया तो उसका हाथ उस डिब्बे से बाहर नहीं आ रहा। जब हाथ बाहर नहीं आ रहा है तो शिकारी भी धीरे 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 आता है। और जब शिकारी धीरे धीरे आता है और हमें बंदी बना लेते हैं, यानी कि बंदर को बंदी बना लेता है, और बंदर ये जानता है या वो समझ नहीं पाता कि मैं अगर मूंगफली को छोड़ दूं तो मेरा हाथ निकल सकता है, लेकिन लालच मूंगफली छोड़ नहीं पाता और जीवन भर के लिए वो बंदी बन जाता है। ऐसे हमारी जिंदगी है। पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी तमन्ना होती है, लेकिन हमारा भी शिकार हो जाता है। कहीं 10, 20, 25, 50,000 रुपए में हम भी खर्च हो जाते हैं और सारी जिंदगी हम उस 50,000 रुपए के लिए अपने आप को बंदी बना देते हैं और फिर उस बंधन से हम निकल नहीं पाते। ये अनमोल जीवन जो मिला था, जो बेशकीमती जीवन मिला था, ये हमारे लिए धोखे का साबित होता है। और शायद हमारे अंदर ये क्षमता भी नहीं होती, कुवत भी नहीं होती कि हम इस तरह से अपने जीवन में मालिक बनने का सपना देखें या रिस्क लेने की क्षमता रखें। तो जैसे तैसे हम संतोष कर लेते हैं। अच्छा, आज के डेट में तो और भी कहानियां हमारे सामने है कि हम अपनी प्रतिभा को बेचना चाहे तो खरीदार नहीं मिलता। अब खरीदार नहीं मिलता तो भी हमारी प्रतिभा ज्यों की त्यों हमारे पास रहती है, खर्च नहीं हो पाती, उसका कीमत नहीं मिलता। मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों के पीछे आखिर ऐसा क्या है। हम सब समझदार हैं, हम सब जानते हैं, फिर भी ये रास्ता ऐसा क्यों हो जाता है कि हम तय नहीं कर पाते कि हमें करना क्या चाहिए। उसके लिए जो मेरा अपना, कहते हैं कि जो रिसर्च है या जो हमने अपना रीड किया है,
वो रीढ़ है कि हमारे जीवन में प्लानिंग की कमी होती है। हम कभी योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर कभी कोई प्लान नहीं करते। और मेरा अपना मानना है कि सफलता जीवन में किसी भी व्यक्ति को मिली है तो उसके पीछे योजना रही है। अगर गांधी जी ने अहिंसावादी नीति अपनाई और इस देश को आजाद कराया तो उसके पीछे योजना थी ना, एक प्लानिंग थी। एक बड़ी सेना को एक छोटी सी सेना ललकारती है और ऐसा भी होता है उसे हरा देती है, तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे भी प्लानिंग है। यानी बिना योजना के किसी भी जंग को जीता नहीं जा सकता, ये तय है। अब हम आप दुनिया में सभी के सभी लोग जीवन में सपना बहुत बड़ा बड़ा देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर पाते, इसलिए हमारे सपने, हमारे हौसले, सपने टूट जाते हैं और हौसले पस्त हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जेएमबीडी की। तो जेएमबीडी में बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क के लिए, इस जेएमबीडी में अपने कैरियर के लिए आते हैं। अब कैरियर के लिए आते हैं तो कैरियर कैसे बनाया जाए, इसकी योजना भी होनी चाहिए। वैसे मैं मूलतः सभी तरह के विचारों पर बात करना चाहता हूं कि देखिए, जिंदगी में भी कई तरह की हमारी जीवन यापन की व्यवस्था है। यानी कई बार ऐसा होता है हम फेलियर होते हैं, यानी कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तो हमें कोई चिंता ही नहीं होती कि हमें कुछ अपने जीवन के लिए करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो तो जब भी जहां भी जाएंगे, जो भी शुरू करेंगे तो प्लस में ही होंगे, क्योंकि खोने को है नहीं। एक जीवन ऐसा है। लेकिन दूसरा जीवन जो है, जो कहते हैं कि उसमें जी रहा है, मतलब आप ये मान के लीजिए कि उसको लगता है कि यार अभी सब कंफर्ट कंफर्ट जोन, उसमें वो अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, वो ये सोच ही नहीं पाता कि हमारे जीवन के लिए कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी यात्रा है जो हमें शिखर पे ले जा सकता है। वहां भी कोई योजना नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पता ही नहीं है कि ये जो समाज रूपी, ये जो दुनिया है, ये जो हमारे अगल बगल का समाज है, जो हमारे तौर तरीके हैं, वो सदा एक सा नहीं रह सकते। कभी भी उसमें अच्छा और बुरा आ सकता है। और इस अच्छे बुरे में एक उदाहरण जब भी मैं अपनी जिंदगी में देखता हूं तो उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। एक व्यक्ति है इस देश में जिसकी मुस्कान बिकती है, जिसकी नजरें उठे तो बिके, झुके तो बिके, जिसकी आवाज में जादू है। लेकिन समय और परिस्थिति ने एक ऐसा वक्त उसके जीवन में लेकर आया जहां पर वो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच गया कि जिसकी मुस्कान बिकती हो, जिसकी नजरें उठे और झुके वो भी बिकती हो, किंतु एक दिन ऐसा आया कि उसका बंगला भी बिक रहा था। वो और कोई नहीं, जाने माने अभिनेता श्री मानवता बच्चन जी हैं। वक्त ने उनकी भी परीक्षा ली। इसीलिए मेरा ये मानना है कि नेटवर्क एक ऐसी दुनिया है जो अच्छे समय में तो जरूर करना चाहिए। अगर मेरे अच्छा समय चल रहा है, मुझे भगवान की दया से सब कुछ प्राप्त है, तो जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इस टिप्पणी का निर्माण उस समय बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे
आज की डेट में आप देखो, आप कार लेके हाईवे पे जाते हो तो मैन्युफैक्चर ने हमें एक दे रखा है साधन कि हमारे कार में स्टेपनी है। हाईवे पे हम दौड़ रहे हैं 100 की स्पीड से। अब हमें पता है कि हमें 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है और ये पता है कि हम 200 किलोमीटर की यात्रा बड़े आराम से 2.5 घंटे या 3 घंटे में कर लेंगे और 3 घंटे बाद हम वहां जाएंगे, वहां पर हमारा एक एग्रीमेंट साइन होगा जो 12:30 पे होना है। अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इससे हमें 10 करोड़ रुपए की लाभ हो सकते हैं। अब मैं गाड़ी पे चला जा रहा हूं, हाईवे में मेरी गाड़ी पंचर हो जाती है और मेरे पास स्टेपनी नहीं है। अब यात्रा हमें करनी है 2.5 घंटे 3 घंटे में, क्या संभव है वो 2.5-3 घंटे में हो जाए? लेकिन यदि स्टेपनी है तो बड़े आराम से हम 10 मिनट में वापस उसी हाईवे पर उसी स्पीड में आ सकते हैं। इसका मतलब कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे समय में नेटवर्क करना ये हमारे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं इन सारी बातों को जो आपसे कर रहा हूं इसके पीछे आशय है कि आज जो ये समय चल रहा है, इस समय में कई बार हम देखते हैं कि कई दुकानदार हैं, उनसे पूछो आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, उनका जवाब। आप किसी नौकरी पेशा से पूछो, उनका जवाब। आप अपने अगल बगल किसी से भी पूछो, कोई ये नहीं कहने वाला है कि सर मेरा एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा है, हो कुछ लोग होंगे भी जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन उनकी संख्या कितनी? अगर उनकी संख्या बहुत कम है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके लिए आप उनका ऑप्शन बन सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि सिस्टम में कहां हमसे चूक होती है, कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें बहुत कुछ दे सकती थी लेकिन उस चूक के कारण हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, उसको भी समझने के लिए थोड़ा हम और आगे जाएंगे, लेकिन अभी मैं उस पर कुछ टिप्पणी कर रहा हूं और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे मान लो एक बेंगलोर में एक व्यक्ति है जो जेएमबीडी करता है, एक व्यक्ति है जो दिल्ली में जेएमबीडी करता है, एक व्यक्ति है जो पंजाब में जेएमबीडी कर रहा है, एक व्यक्ति है जो बिहार में जेएमबीडी कर रहा है। अब देखिए, कर सभी रहे हैं और लगन के साथ कर रहे हैं। अब जो लोग लगन के साथ कर रहे हैं, इन सब की यात्रा चल रही है, लेकिन इन सब की यात्रा का परिणाम अलग अलग है, यानी प्रतिफल अलग अलग। ऐसा क्यों है? ये हमें आपको समझना और हमें अपनी सोच को भी समझना होगा कि हम किस सोच के साथ, किस प्लानिंग के साथ काम को कर रहे हैं। फर्ज करो एक व्यक्ति बेंगलोर का है, अब उसके दिमाग में इस जेएमबीडी परिवार से जो तौर तरीके, जो सिद्धांत हैं काम करने का, उस पर वो अमल करता है। देखिए यहां पर मैंने फिर से कहा कि 100% बेंगलोर वाला दे रहा है, 100% दिल्ली वाला दे रहा है, 100% पंजाब वाला दे रहा है, 100% ही बिहार वाला दे रहा है, लेकिन सबकी प्लानिंग अलग अलग है। अगर सबकी प्लानिंग अलग अलग है तो सबके प्रतिफल भी अलग अलग है। अब वो सबकी प्लानिंग क्या है अलग अलग, चलो इस पर भी देखते हैं। नेटवर्क बिजनेस में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सोच और हमारी प्लानिंग हमें किस आधार पर सफल करेगी वो हम पर निर्भर है। जैसे मान लो कि बेंगलोर का एक व्यक्ति है, अब बेंगलोर का जो व्यक्ति है उसके दिमाग में है कि हम नेटवर्क करेंगे, यानी कि हम अवेयरनेस पर काम करेंगे। अब उसने तय कर लिया है कि हर दिन हमें 2 अवेयरनेस, 3 अवेयरनेस, 4 अवेयरनेस पर काम करना है और वो अवेयरनेस पर काम कर रहा है। साल भर लगातार उसका उद्देश्य है अवेयरनेस, 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 अवेयरनेस। अब देखिएगा प्रतिफल कहां बदल रहा है। वैसे ही दिल्ली की एक टीम है, अब दिल्ली की टीम भी 100% दे रही है,
दिल्ली का व्यक्ति भी 100% दे रहा है, उतनी ही मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके पास उस अवेयरनेस की प्लानिंग नहीं है। तो वो क्या कर रहा है कि दिन भर में पूरी मेहनत कर रहा है, शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ। कभी वो प्रोडक्ट सेल पर बहुत ज्यादा काम कर लेता है, उसका दिन बीत जाता है। किसी दिन वो अवेयरनेस पे काम करने की कोशिश करता है, उसका दिन बीत जाता है। इस तरीके से समय बीतता जाता है और देखते ही देखते हमारा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बीत जाता है, क्योंकि प्लानिंग डिफरेंट है। अब प्लानिंग डिफरेंट है तो उसमें क्या अंतर आ रहा है, इसके आगे भी थोड़ा चेक करते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो कोई पंजाब से व्यक्ति है, अब पंजाब से एक व्यक्ति है, उसका समय बहुत अच्छा है, वो ऐसी जगह पर बैठा है जहां पर उसे 100-200 लोग, 50 लोग महीने में अवश्य मिलते हैं। अच्छा, जेएमबीडी के प्रोडक्ट के बारे में भी उसे पता है, बहुत सारे लोग उससे सलाह लेते हैं, बहुत सारे लोग उससे प्रोडक्ट भी लेते हैं, बहुत सारे लोगों को उसका फायदा भी होता है। अब उसके पास क्या हुआ कि एक सेल्फ सेल हो गई, एक डिफरेंट इनकम हो गई एमआरपी और उसका बीच का डीएस प्राइस का। तो सेल्फ सेल की भी एक फायदा हमें आ गया, एक डिफरेंट इनकम का भी फायदा आ गया। अब ये मेरे साथ सालों चल रहा है, लेकिन चूंकि हमारे पास प्लानिंग नहीं है, जबकि ये हमें किसी ऐसे शिखर पर ले जा सकता है, किसी ऐसे ऊंचाई पर ले जा सकता है, इस अवसर का जो हम कितना बड़ा लाभ ले सकते हैं। अगर मान लो ऐसा विचार हमारा नहीं है तो हमें आ तो रहा है, लेकिन उसी तरीके से कि जो लाखों की फैक्ट्री हमें दे सकती है, उससे हमने 20,000 भाड़े पे चढ़ा रखा है। यहां हर व्यक्ति का विजन अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के कार्यशैली अलग अलग होते हैं और हर व्यक्ति की प्लानिंग भी अलग होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नेटवर्क में इसलिए आते हैं कि वो चकाचौंध होते हैं, नेटवर्क में आते हैं, देखते हैं एक लीडर का ऑटोग्राफ लिया जा रहा है, एक लीडर स्टेज पर बहुत बढ़िया बोल रहा है। अब वो आए तो नए नए शुरू में उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने देखा, अब उन्होंने अपना विजन ही दूसरा बना लिया कि यार अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं बहुत अच्छा बोलूंगा, बहुत अच्छा मैं नेटवर्क बनाऊंगा, है ना। तो नेटवर्क बनाऊंगा ये गांव में चला गया, बोलूंगा बहुत अच्छा, लोगों को मैं मोटिवेट बहुत अच्छा करूंगा, है। अब उनका उद्देश्य बदल गया, बिहार में वो भी 100% काम कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो किताबें पढ़ रहे हैं, वो मीटिंग देख रहे हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन मूलतः जो नेटवर्क की परिभाषा है उससे दूर हो गए। अब दूर हो गए तो सबका प्रतिफल बदलने वाला है। अब देखिए, जैसे बेंगलोर ने साल भर काम किया कि मुझे लगातार अवेयरनेस पे काम करना है, अवेयरनेस 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 अवेयरनेस, हर दिन उसने तय कर लिया है कि मुझे अवेयरनेस पे काम करना है। और जब वो अवेयरनेस पे काम कर रहा है तो उसकी डाउनलाइन भी अवेयरनेस पे काम कर रही है, उसकी डाउनलाइन भी अवेयरनेस पे काम कर रही है, उसकी डाउनलाइन भी, क्योंकि फोकस है। जब फोकस है तो नकल है, नकल है तो अकल है। अब जब हमारे लीडर ने ही हमें सिखा रखा है कि भाई इसका मूलता जड़ जो है इसकी कामयाबी का छिपा है अवेयरनेस पे, तो उसने अवेयरनेस पे काम करना शुरू किया। जब अवेयरनेस पे काम शुरू किया तो पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने, 7वें महीने, 9वें महीने, 10, उसकी एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो गई। अब उसकी बड़ी टीम तैयार हो गई तो उसकी ताकत बढ़ गई, उसकी ताकत बढ़ गई तो उसका हौसला बढ़ गया और उसकी इनकम भी बढ़ गई। यही बात दिल्ली ने भी किया, दिल्ली ने 100% अपना लगाया, लेकिन प्लानिंग जो है उसका, जो कहते हैं कि प्लानिंग जो है एकदम क्रियान्वित जो करना है वो चरणबद्ध नहीं है। हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन सी हमारी योजना होनी चाहिए, कैसे हम शिखर पर जाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं। हाँ, काम करने में ईमानदारी से 100% अपना देना, ये उसकी आदत है। यानी ईमानदारी से वो काम कर रहा है, लेकिन विदाउट प्लानिंग काम कर रहा है। विदाउट प्लानिंग काम करना है तो कभी सेल कर रहा है, कभी ट्रेनिंग में विशेष फोकस है, कभी लोगों को प्लान देने में। अब उसका हर तरीका अलग अलग डिफरेंट होता जा रहा है, इसलिए उसका रिजल्ट भी वो चाहिए जो उसे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा बात, नेटवर्क की परिभाषा क्या है? नेटवर्क की परिभाषा है कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। लेकिन हमारे अंदर भटकाव आ गया। अब हमारा काम अवेयरनेस का था,
तो उस पर हमारा फोकस बिगड़ गया। देखिए, दाल कभी भी खाली अच्छी नहीं लगती, दाल के साथ चावल भी होना चाहिए, सब्जी भी होना चाहिए, है ना, रोटी भी होना चाहिए, पकवान सारे होंगे तो अच्छे लगेंगे, किंतु फोकस तो होना चाहिए यार कि हम किस रास्ते पर जाकर बड़ी ऊंचाइयों को पहुंच सकते हैं। तो यहां क्या होता है, मिश्रण हो जाता है। अब जब मिश्रण हो गया तो हमारा फोकस भी विभिन्न दिशाओं में बटा हुआ है। हम चलते हैं, जो मिल गया जैसे मिल गया, कोई सेलिंग वाला मिल गया तो अपने सेलिंग कर दिया, कोई प्लान समझने वाला मिल गया तो अपने प्लान बता दिया, कोई हमसे अच्छी बातें कर रहा है तो हमारा समय अच्छी बातों में गुजर गया। ईमानदारी से हम भी 100% दे रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस और हमारा परिणाम दोनों बदल रहा है। इसी तरीके से मान लो एक व्यक्ति है पंजाब में जिसका बहुत अच्छा चल रहा है, उसके 10-20-50 लोग रोज मिल रहे हैं और उसने काम अच्छा कर रखा है, उसने लोगों को प्रोडक्ट दे रखा है, प्रमोशन कर रखा है ना, लेकिन नेटवर्क पे उसका फोकस नहीं है। तो आप ये समझो कि जिंदगी तो आपका हर पल ले ही रही है, यानी हर पल आप युवा नहीं हो रहे हैं, हर पल आपका ऐसी ओर बढ़ रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि आपकी कार्य पद्धति, आपकी कार्य करने की क्षमता खत्म होगी। लेकिन जिस कार्य क्षमता की वजह से आप आने वाली पीढ़ियों को भी इस कार्य के बदौलत जो आपके अंदर क्षमता थी उसकी वजह से उसे आप बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन वो भी समय बीतता गया, यानी आपका प्रतिफल वहां भी बदल गया। एक व्यक्ति है बिहार का, बहुत अच्छा ट्रेनिंग लेता है, उससे कहो तो दिल्ली चला जाता है, उससे कहो तो मुंबई चला जाता है, लेकिन उसका फोकस ट्रेनिंग पर है। अब उसका फोकस ट्रेनिंग पे, देखिए दुनिया में हमेशा चमत्कार को ही नमस्कार है। वो चमत्कार क्या है, अगर कोई क्रिकेटर है, वास्तव में खिलाड़ी है, तो लोग उससे ऐसा बनना चाहेंगे, है ना। अभी आप क्या कर रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि मैं खिलाड़ी हूं, पर आपने खेला कोई खेल नहीं। अगर आपने कोई खेल नहीं खेला है तो आप कितना भी सीख लें, आप एक पिटकल बना लिए, एक आप बढ़िया सा बोर्ड बनाइए, उसमें समझिए इस बात को कि कितनी दूरी होनी चाहिए एक बॉलर की और एक बैट्समैन की, बॉलिंग कैसे की जानी चाहिए, आप बहुत अच्छा सब कुछ आपका एकदम परफेक्ट है। बैट बाएं जाएगा तो किस तरीके से उसका वो होना चाहिए, और राइट दाएं जाएगा तो उसका कैसे होना चाहिए, और उसे पुशअप कैसे, मतलब इतना आपका अध्ययन है, किंतु जमीन पर आपने खेल को नहीं खेला है। तो जमीन पर अभी आपने अगर खेल नहीं खेला है तो नॉलेज कितना भी होगा वो अधूरा होगा, वो पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए उसका भी प्रतिफल बदल जाएगा, क्योंकि उसका फोकस बदल गया। अगर उसका फोकस बदल गया तो उसका प्रतिफल भी बदल गया। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो केवल इतना सा कहना चाह रहा हूं कि आपको ये समझना होगा आपकी प्लानिंग में क्या शामिल है, आप क्या तय करना चाहते हैं। ये जिंदगी आपकी है, इसका मूल्य आप तय कर सकते हैं, और इस मूल्य को प्राप्त करने की जो इच्छा शक्ति है वो भी आप कर सकते हैं, यानी उसे आप पा सकते हैं। लेकिन क्या योजना विहीन पाया जा सकता है? मेरा यह मानना है कि योजना विहीन व्यक्ति चाहे अपना 100% दे दे, चाहे 200% दे दे, चाहे 500% दे दे, जिसको लक्ष्य ही नहीं पता है वो कभी भी सफलता के उच्च मुकाम पर नहीं जा सकता। अब ऐसे में होता क्या है, ऐसे में जो होता है वो जो व्यक्ति 100% लगा रहा है, काम लगातार कर रहा है, किन्हीं भी परिस्थितियों में ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, लेकिन उसका अंतःमन निराश हो जाता है। क्यों? प्रतिफल नहीं है, मेहनत है। अब प्रतिफल है नहीं, मेहनत है, योजना भी उस तरीके से नहीं है, और योजना पर काम करने की जो तरीके हैं उस पर भी उसने काम नहीं किया है। लेकिन गलती से अगर आपकी मॉनिटरिंग की जाए और आपको ये समझाया जाए कि देखिए ये सिस्टम ऐसे ऐसे चलता है, इसमें आपको ये करना चाहिए, तो देखो ये इंसान की जो प्रवृत्ति है ना, ये इंसान की प्रवृत्ति मतलब इस समूची दुनिया में है कि आप कभी भी उसको यदि इस भाषा में समझाने की कोशिश करें कि आपकी ये कमी है,
तो इंसान कभी उसे समझना नहीं चाहता, उसे बुरा प्रतीत होता है। अच्छा, बड़ी बड़ी मजे की बात यह है कि अगर मैं किसी को बताऊं कि आपकी ये कमी है, तो आपको ये लगता है कि इसे सुनना चाहिए, इसे मानना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये बात बताई जाए कि आपको भी ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो आपको बुरा लगेगा। ये इंसान का नेचर है। देखिए, ये मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि आप इस बात को समझो कि अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ समझाना चाहता है, तो कई बार हमारी अंतःमन उसे समझने को तैयार ही नहीं होता। इस नाते नहीं तैयार होता कि हमारा जो भी मार्गदर्शक है वो हमारी कमी पर फोकस करता है। सच मायने में पूरी दुनिया में जो इंसान की प्रवृत्ति है वो अच्छा सुनना चाहती है अपने लिए। उसको ये लगता है कि अगर मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें अगर कोई टिप्पणी है तो अच्छा ही होना चाहिए। गलती से अगर हमने आपके सामने वो टिप्पणी की, भाई ये ऐसा है, तो आपका अंतर्मन दुखी हो जाएगा। और यही हमारे आपके साथ होता है। इसीलिए हमारा जो मार्गदर्शक होता है वो प्रायः हमसे बचकर निकल जाता है, या हो सकता है कि अज्ञानतावश वो उससे भी ना पता हो कि किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए। भाई देखिए, नेटवर्क की प्लानिंग क्या है कि समूह की संरचना, यानी एक ऐसी खेती हो जो आदि से अनंत तक हो। अब आदि से अनंत तक अगर कोई खेती होनी है तो उसमें क्या होना चाहिए? भाई मान लो 1 बीघा जमीन है आपके पास, और 1 बीघा जमीन को आपको मान लो उस पर हल चलाना है, या आप उसे बोलते हैं जुताई करना है। ठीक है, आप अकेले उसकी जुताई करते हो। तो ये हम सब आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम अकेले जुताई करेंगे तो क्या प्रतिफल होगा, और अगर हम उसी 1 बीघे खेत में 50 लोगों के साथ जुताई करेंगे तो उसका प्रतिफल क्या होगा और समय कितना लगेगा, है ना? जानते हैं हमें। लेकिन अच्छा आप सोचो, 1 साल आपका बीत गया। अब 1 साल बीतने के बाद, 2 साल बीतने के बाद, 3 साल बीतने के बाद आपकी संख्या बल है क्या? अगर आपकी संख्या बल कम है तो परिणाम भी तो कम होगा। अब अगर परिणाम कम होगा तो मन में निराशा होगी। इसीलिए सबसे पहले इस प्लानिंग को तो करो यार, कि हमें जाना कहां है, नेटवर्क कहता क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, इसे तो समझना होगा। देखिए, हर चीज का एक लिखित नियम है। वो लिखित नियम क्या है कि जैसे यातायात का नियम है कि रेड लाइट हो जाएगी तो हमें रुकना है, ग्रीन सिग्नल हो जाएगी तो हमें चलना है, यानी लिखित नियम है ये। बैंक का क्या नियम है कि भाई कोई पैसा जमा करेगा तभी हम उसके खाते में एंट्री करेंगे, कोई निकालेगा तो हम उसके खाते में एंट्री करेंगे, ये भी नियम है। इसी तरीके से आप कानून का नियम देख लीजिए, सब जगह संविधान लिखा गया है, चाहे वो सरकार चलाने का नियम हो, चाहे गाड़ी चलाने का नियम हो, चाहे मोटरसाइकिल चलाने का नियम हो, है ना? हर जगह आपको एक नियम से बांधा गया है, और उस नियम के अंतर्गत हमें चलना होता है। यानी हमारे इर्द गिर्द सारे तरफ एक नियम काम कर रहा है जो दृश्यमान है, जिसे हम देखते हैं। ऐसे हमारी जिंदगी के लिए भी एक नियम काम करता है, लेकिन उस जिंदगी के नियम को बनाने के लिए कोई दृश्यमान नियम नहीं है, वो अदृश्य है। और उस अदृश्य नियम को बनाने का हक ईश्वर ने हमको दिया है, और उसका पालन करने का भी हक ईश्वर ने हमको दिया है, ना पालन करने का भी हक उसी ने हमको दिया है। यानी करने का और ना करने का सारा अधिकार क्षेत्र हमारे भीतर विद्यमान है। अब इस अधिकार क्षेत्र का हम क्या प्रयोग करते हैं, इसके लिए कोई लिखित नियम नहीं बनाएंगे। यानी अपनी सफलता का आपको स्वयं से नियम बनाना होगा, अपनी सफलता की यात्रा भी आपको स्वयं से तय करना होगा। अगर आप स्वयं से तय करेंगे और स्वयं की समझ को विकसित करते हुए तय करेंगे, तो आपको वो परिणाम आएंगे जिन परिणाम के आप अधिकारी हैं।
नेटवर्क कहता क्या है, पहले हम इसको समझें। नेटवर्क कभी ये नहीं कहता, ये आइडिया सेल है, यानी हम विचारों के सेलर हैं। यदि हम विचारों के सेलर हैं तो हमें उन विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकने का सामर्थ्य हमारे अंदर होगा, उतना बड़ा हमारे इनकम का ग्राफ होगा। ये हुआ नेटवर्क की परिभाषा। दूसरी परिभाषा है कि नेटवर्क कॉन्सेप्ट में सेलिंग व्यवस्था पर भी आपको प्रायः उतना ही ऊर्जा के साथ करना होगा जिससे कि आने वाले कल में आप अपनी उपस्थिति में उस अनुभव को भी दर्ज करा सके जिस अनुभव के आधार पर नेटवर्क की स्थापना होती है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, इनका संतुलन बनाना चाहिए। अब संतुलन बनता है नेटवर्क में कैसे, होम मीटिंग से, यानी लोगों को प्लान दिखा, जब हम प्लान दिखाते हैं उसी प्लान में हमें सेल करना सीखना होगा। नेटवर्क कैसे बनता है, वीकली मीटिंग से। नेटवर्क कैसे बनता है भाई, मंथली मीटिंग से। नेटवर्क कैसे आगे बढ़ता है, जोश के साथ, मेगा सेमिनार से। अब आपको तय करना है कि आपने कितना डोर टू डोर प्लान किया, कितनी वीकली मीटिंग की, कितनी होम मीटिंग। देखिए यहां पर होम मीटिंग का तात्पर्य यह है कि आपकी स्वयं की जिम्मेदारी, आपने स्वतः कितनी होम मीटिंग की, आपने स्वतः कितना प्लान दिखाया, है ना। अगर आपके पास ये योजना होगी तो ही वास्तव में आप नेटवर्क के द्वारा उन समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं जो आपकी चाहतों में है, जिनको आप चाहते हैं। करना कैसे चाहिए होम मीटिंग, है ना, किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए, किस तरीके से हमारी वीकली मीटिंग होनी चाहिए। अब आप मान लो एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति से 100 व्यक्तियों का समूह कैसे बनेगा, 100 से 1000 व्यक्तियों का समूह कैसे बनेगा, इसको भी हमें समझना होगा। हर आदमी के अलग अलग आइडियाज होते हैं और उसके अलग अलग प्रस्तुतिकरण होते हैं। जैसे फर्ज करो, अभी इस पर भी मैं एक विस्तृत बात करूंगा आपसे, और उस विस्तृत बात में होम मीटिंग क्या है, निमंत्रण विधि क्या है ना, किस तरीके से हम क्रमशः एक दूसरे की कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़े, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन अभी जिस बात को मैं कह रहा हूं उसमें हर एक व्यक्ति की प्रस्तुतिकरण अलग अलग होती है। लेकिन ये कहना या ये मानना कि भाई हम प्लान किसको दिखाएं, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, मैं किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता, तो एक बात ये हो गई कि पहले आपको सीखना भी पड़ेगा। दूसरा आपको यह है कि प्लान किसको दिखाऊं, कहां जाऊं। तो प्लान दिखाने की विधि है, हम थोड़े से 2 1 3 जादुई शब्द आपको बताते हैं। जैसे मान लो मेरा एक मित्र है, मैं अपने मित्र के पास जाता हूं, मैं कहता हूं सर मैं आपके पास एक बहुत बढ़िया प्लान लेकर आया हूं, ये ऐसे ऐसे है, इसको आप देखिए, इससे बहुत कुछ होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं उसके पास जाता हूं, डायरेक्टली उस पर हमला करता हूं, यार एक बात बताओ कि भाई आप जेएमबीडी क्यों नहीं करना चाहते। अरे वो कहता है कौन सा जेएमबीडी यार, ना ना मुझे आपको बताना होगा, हमने सुना आप कह रहे हो जेएमबीडी नहीं करेंगे। कौन सी जेएमबीडी की बात कर रहे हो, बैठो मैं आपको बताता हूं। प्रश्न है ना, अगर आप दिन भर में 200 लोगों से, 50 लोगों से, 5 लोगों से पूछे आप क्यों नहीं करना चाहते, तो भी आपको प्लान दिखाने का मौका मिल जाएगा। दूसरा एक बहुत अच्छी बात है कि हर एक व्यक्ति के दिमाग में, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, जैसे आप किसी दुकानदार के पास आ जाते हो, कहते हो कि भाई मैं जेएमबीडी से हूं, मैं वित्तीय सलाहकार, मैं लोगों को सेकंड इनकम जनरेट करने का
जनरेट करने की मदद करता हूं, सेकंड इनकम जनरेट करने के बारे में सलाह देता हूं। अच्छा आप देखो, हर एक व्यक्ति की एक चाहत है। अगर वो दुकानदार है तो भी सेकंड इनकम चाहता है, अगर वो टीचर है तो भी सेकंड इनकम चाहता है ना? अगर वो नौकरी पेशा वाला है तो भी सेकंड इनकम चाहता है, किसान है तो भी सेकंड इनकम चाहता है। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सेकंड इनकम की जरूरत नहीं है ना? हर एक व्यक्ति को सेकंड इनकम की जरूरत है। कह के तो देखो, आज के डेट में तो बहुत सारी दुकानों पे आप जाओ, वो कहता है यार मेरे पास ग्राहक ही नहीं है। अरे वाह, ये तो हमारे आपके लिए एक बहुत बढ़िया बातचीत करने का माध्यम आ गया, क्योंकि मैं इसी पे काम करता हूं कि लोगों का सेकंड इनकम कैसे जनरेट किया जाए। तो प्लान देने का तरीका आ गया। प्लान देने के ऐसे बहुत सारी विधि हैं, आप कोशिश तो करो, फोकस तो बढ़ाओ। दूसरा, कैसे हम वीकली मीटिंग को जनरेट करेंगे, कैसे हम इस पूरी व्यवस्था के एक अभिन्न अंग बनेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, जैसे फर्ज कीजिए कि प्रभाकर जी, अब हम प्रभाकर जी के पास जाते हैं, हमारे मित्र हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भाई सेकंड इनकम जनरेट करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, प्लानिंग है। जो कुछ आप कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन सेकंड इनकम कैसे जनरेट किया जाए, इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा फार्मूला है, एक अच्छा तरीका है, और मैं इस पर बहुत अच्छा रिसर्च कर चुका हूं, इस पर बहुत अच्छा काम कर चुका हूं। अब मान लो कोई सवाल आता है कि अच्छा कैसे जनरेट किया जाए, तो सबसे पहले आप उसके भीतर में एक इच्छा शक्ति लीजिए। वो इच्छा शक्ति क्या है कि भाई आप सेकंड इनकम कितना जनरेट करना चाहते हैं? 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए, है ना? कितना आप सेकंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं? अच्छा आप ये बताओ कि ज्यादातर लोगों का जवाब आएगा कि मैं तो भाई 2,000 जनरेट करना चाहता हूं। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। अच्छा मान लो किसी ने कहा कि भाई हम 50,000 रुपए प्रति माह सेकंड इनकम जनरेट करना चाहता हूं। आपने उनसे पूछ लिया उसी समय कि अच्छा इसके लिए आप कितना घंटा हमें अतिरिक्त दे सकते हैं? फर्ज कीजिए कि उसने कहा कि भाई मैं 2 घंटे अतिरिक्त निकाल सकता हूं, तो आपने कहा कि अगर 50,000 रुपए महीने कमाना है और 2 घंटे अतिरिक्त चाहिए तो शायद ये कम है, थोड़ा आपको और समय देना पड़ेगा। अगला बोलता है कि नहीं मैं इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता, तो चलो ठीक है, मान लो आप 50,000 कमाना चाहते हो, तो ये काम वैसे जिस तरीके की हमारे पास योजना है, जिस तरह की प्लानिंग है, इस प्लानिंग में अगर आप 2 घंटे देते हो तो साल भर लग सकता है। साल भर अगर आप इस तरीके से ये वादा मेरे से करते हो कि 2 घंटे जो है आप मुझे देंगे, तो 50,000 रुपए पे के इनकम पे बड़े आसानी के साथ जाया जा सकता है। अब बात आती है कि इसको कैसे प्लान किया जाए। यहां पर आपने सबसे पहले सवाल क्या किया था, और सबसे पहले आपने अपनी शुरुआत कैसे की थी कि मैं सेकंड इनकम जनरेट करने में आपकी सहायता कर सकता हूं, आपकी मदद कर सकता हूं। फिर आपने दूसरा सवाल पूछा कि भाई आप कितना पैसा अर्न करना चाहते हो। आपने जवाब दिया कि भाई हमें 10,000, 20,000, 50,000, इसमें ऑप्शन तो सब है, लेकिन आप कितना चाहते हो? किसी ने बताया 20,000, किसी ने बताया 50,000। फिर आपने उससे पूछा आप कितना समय दे सकते हो? उसने बताया कि भाई मैं 2 घंटे दे सकता हूँ प्रतिदिन। फिर आप उससे बड़े आराम से एक प्लानिंग करते हैं कि देखो भाई, अगर आप 2 घंटे देते हैं पर डे, ठीक है, आप ये वादा मेरे से करते हैं कि 2 घंटे हम पर डे देंगे और साल भर इसी तरीके से देंगे, तो मेरा ये अपना मत है कि 50,000 रुपए बड़े आराम से महीने का कमाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या मैं आपकी पूरा शेड्यूल बना दूं, प्लानिंग बना दूं? क्या आप रेडी हैं कि इस प्लानिंग को किया जाए? अब बात आती है कि यस, अगर रेडी है तो प्लानिंग कैसे करनी है? तो प्लानिंग आपको कैसे करनी है? प्लानिंग आपको पहले से होम मीटिंग के बारे में बात बतानी है कि कैसे होम मीटिंग करनी है ना? फिर आपको कैसे वीकली मीटिंग होगी, फिर आप कैसे मंथली मीटिंग करेंगे,
फिर कैसे वो मेगा सेमिनार होगा। अब आप देखिए, यहीं से हमारी विद्या का आरंभ होता है। अब होम मीटिंग के लिए अगर आपने उसको कहा और उसने 2-4-6 लोगों को बुलाने का प्रयास किया, लोगों ने मना कर दिया, तो लोगों ने मना कर दिया तो उसका हौसला टूट गया। अब दोबारा आप उससे बात कर रहे हो तो आपसे मिलने से इंकार कर देगा। यानी कि आपको पहले दिन चरणबद्ध तरीके से उस व्यक्ति को कितना ज्ञान देना है, ये विज्ञान आपके पास होना चाहिए। अब आपने सारी बात कर ली कि चलो भाई 50,000 रुपए, तो मैं आपकी प्लानिंग शुरू करता हूं। और उस प्लानिंग के लिए सबसे आरंभ में आपको क्या करना होगा, वो आप उसके सामने पूरा प्लान रखते हैं कि भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस पर तत्काल आज से ही प्लानिंग बनाया जाए, जिससे हम साल भर में 50,000 रुपए की ओर बढ़ सकें। अब जो आप प्लानिंग देते हैं तो आप उसकी ज्वाइनिंग कराते हैं। ज्वाइनिंग कराने के साथ साथ उसको आपको एक कसम देनी होगी कि देखिए, जो बातें मैंने आपसे कही है, सबसे पहले आपको ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि ये बात आप किसी से बताएंगे नहीं, यानी कि आप अपनी पत्नी को भी नहीं बताएंगे। मेरा ये मानना है कि जब हम कोई बात इस तरीके से करते हैं तो कौतूहल बढ़ता है भीतर मन में। वो भीतर मन में जो कौतूहल बढ़ता है वो बड़ा अजीबोगरीब होता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने ऐसा कौन सा काम आप मुझे बता रहे हो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो वहां पर आप ये बताते हो कि देखो, यदि आप किसी को बताओगे तो इसमें क्या क्या परेशानी, जैसे फर्ज करो आपने पहले बार जीवन में अपनी साइकिल चलाना शुरू किया, तो क्या आप पहली बार ही साइकिल चलाने लगे? पहली बार आप बकिया बकिया चले तो क्या आप पहली बार ही मतलब खड़े हो गए? पहली बार ही क्लास में गए तो पहली बार एबीसीडी बोलने लगे? यानी जीवन में जब जब भी किसी काम की शुरुआत हुई है, सबसे पहले असफलता मिली है, और जब जब इंसान को सफलता मिली है तब तब सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यानी आपने उसे मना कर दिया, आपको किसी को नहीं बताना। अच्छा, फर्ज करो उसके मन में कौतूहल हो, किसी को बताएगा, अगर वो असफल होगा तो उसको पहले से पता है यार कि हमें तो पहले ही पता था कि इसमें हम असफल होंगे। फिर आपको उसे आमंत्रण विधि सिखानी होगी। आमंत्रण विधि कैसे सिखानी होगी कि कितना शब्द आपको बोलकर किसी को आमंत्रित करना है। उससे ज्यादा यदि आप बोलेंगे तो क्या हो सकता है, उससे कम बोलेंगे तो क्या हो सकता है, ये आपको जानना होगा, ये आपको समझना होगा। अब वो आमंत्रण विधि बड़ा ही सरल है। एक व्यक्ति से आप कहते हैं कि भाई ये आज के दिन में आपका आरंभ हुआ, ये चरण मैंने आरंभ कर दिया, अब आपके यहां मैं एक उद्घाटन करने आ रहा हूं। लोगों को आपको ये कहना है कि मैंने एक व्यापार की शुरुआत की है, हमारे यहाँ उसका उद्घाटन है, मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। इससे ज्यादा आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप समझिए इस बात को कि अगर वो कुछ ज्यादा कहेगा तो भी गलत है, वो अगर कुछ कम कहेगा तो भी गलत है। लोगों को बुलाने का काम उसे करना है, लेकिन बुलाने की विधि भी उसे बताना हो कि आप कौन सा व्यापार कर रहे हो, सर आप आके देख लेना, है ना, आज उद्घाटन। किस तरह का व्यापार है, सर आके देख लेना। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हर एक व्यक्ति का 10, 20, 50 लोगों में जान पहचान होती है। निमंत्रण विधि हो गया, वो व्यक्ति जिसको निमंत्रण देने का आपने अधिकार सौंपा है वो जाता है, लोगों को निमंत्रित करता है कि हमारे यहाँ एक उद्घाटन है, आपको मैं निमंत्रित करता हूं, मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है। लेकिन कोई भी जरूरत नहीं है कि उसको ये बताना है कि क्या कैसे, सारी बातें केवल उद्घाटन तक के लिए ही उसे फोकस करना। मान लो 10-20 लोग आ जाते हैं, तो मुझे पता है कि जेएमबीडी में रहने वाला हर एक व्यक्ति इतना जरूर क्षमता है उसके अंदर कि वो अपने प्रोडक्टों के बारे में, उसको डेमो के बारे में, उसको उसकी सारे साक्ष्यों के बारे में सब कुछ रखते हुए लोगों को बताता है। अगर उसे 20 लोग मिल गए, 10 लोग मिल गए, तो इसका मतलब यह है कि उसने उसी जगह एक व्यक्ति को कंफर्म करने की कुवत है, उसमें क्षमता है, मुझे पता है, और ऐसा होता भी। अब जब मान लीजिए आपने 10 लोगों को प्लान दिया, तो वहां से सेल स्टार्ट होती है। सेल स्टार्ट करने की यही विधि है। अब आपने वहां पर कुछ प्रोडक्ट सेल किया, प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपने डेमो दिया, सारी बातें हुई, और फिर आपने वहां पर एक प्रस्ताव भी रखा कि ये केवल सेल का अवसर नहीं है, इस तरीके से इसमें 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए महीने भी कमाया जा सकता है। और इस तरीके की जब बात आप रखते हैं तो वहां पर मन में बहुत सारे लोगों के विचार आता है कि कैसे कमाया जा सकता है, कैसे कमाने की क्या विधि है,
उसको आप बताते हैं। उस विधि के साथ साथ उसको आप ये समझाते हैं कि मतलब जब आप उसे समझाते हैं कि भाई देखिए आपको भी ये कसम दी जाती है कि आपको किसी को बताना नहीं है, फिर आप उसको ये भी बताते हैं कैसे आपको लोगों को बुलाना है। आपकी पहली होम मीटिंग से नेक्स्ट होम मीटिंग जनरेट हो जानी चाहिए। आपकी जब पहली होम मीटिंग से नेक्स्ट होम मीटिंग जनरेट हो जाती है, आप अपने साथी को ले जाते हैं, उस व्यक्ति को जिसने आपसे 2 घंटे देने का कमेंट किया है। अब जब आप उसे ले जाते हैं, कमिटमेंट जिसने किया है वो वहां पे जाता है, वहां खड़ा होता है, वहां भी आप उसको बोलते हैं कि आपको बोलना मना है, आप बोलेंगे नहीं। और आप वहां पर पूरा प्लान करते हैं और एमआरपी और डीएस के बीच का डिफरेंस भी कमाते हैं, उसे कमा के दिखाते हैं, तीसरी जगह ले जाते हैं, फिर उसे कमा के दिखाते हैं, चौथी जगह ले जाते हैं, वहां कमा के दिखाते हैं। उसे आप बोलते हैं बोलना मना है, बोलना मना है, बोलना मना है, और एक दिन वो बोलने लगता है, यानी आपका एक व्यक्ति तैयार हो गया। समझ रहे हैं आप? फिर क्या होता है, फिर उसे आपको होम मीटिंग के बारे में बताना होगा। होम मीटिंग के साथ फिर वीकली मीटिंग के बारे में बताना होगा कि जिस तरीके से आपका एक टीम बन रहा है, इसमें वीकली मीटिंग होती है। वीकली मीटिंग में क्या होता है, हम लोगों को ले आते हैं, उनको प्लान देना सिखाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, उनको किस तरीके से अपने बात को रखना है इसे सिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा होता है मंथली मीटिंग। मंथली मीटिंग में क्या होता है कि हम 10 20 50 लीडर मिलकर मंथली मीटिंग करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। जब बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें हम लोगों का प्रमोशन करते हैं, लोगों का स्वागत करते हैं, लोगों को मेडल देते हैं। इस तरीके की जब धारणा बनती है तो बहुत सारे लोगों के मना इस स्थिति में आता है कि हाँ हम भी पहुंच सकते हैं, और फिर मेगा सेमिनार होता है। ये इसका एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। और कोई एक व्यक्ति जब आपकी वीकली मीटिंग में आता है, फिर वीकली मीटिंग के साथ मंथली मीटिंग में आता है और मेगा मीटिंग में आता है, तो उसका विजन क्लियर हो जाता है, उसके तौर तरीके क्लियर हो जाते हैं। उसे पता हो जाता है कि ये बिजनेस मेरा है, इस बिजनेस को हमें करना है, हमें कहाँ जाना है ये मुझे तय करना है। तो ये एक विधि है, ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में पूरी तरीके से हमें योजनाबद्ध चरण से आना होता। यह है कि हम लगन से काम करते हैं, हमारे काम में कोई कमी नहीं, लेकिन हमने ना तो लक्ष्य तय कर रखा है, ना लक्ष्य को समय से बांध रखा है, ना हमें जाना कहाँ ये पता है। सुबह होती है, हम काम करना शुरू कर देते हैं, शाम हो जाती है, हम वापस घर आ जाते हैं। उस समय भी मुझे अपने लक्ष्य के बारे में नहीं पता था, और इस समय भी हमें। तो हमारा जो बैलेंस शीट है, यानी हर कंपनी का एक बैलेंस शीट होता है। उसे ये पता होता है कि साल भर में जो मैंने काम किया, उस काम में कितना हमने अर्न किया और कितना आगे अर्न कर सकते हैं, वो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होती है। इसी प्रकार हर इंसान के प्रतिदिन का एक बैलेंस शीट होता है, और प्रतिदिन का जो बैलेंस शीट होता है उससे रोज उसे समीक्षा करनी चाहिए कि आज पूरे दिन भर का ये बैलेंस शीट रहा, और नेक्स्ट डे में मेरा 0.% भी ग्रोथ हुआ या नहीं, उसके नेक्स्ट डे 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 ग्रोथ हुआ या नहीं। अगर अपने स्वयं की बैलेंस शीट की इंसान समीक्षा करना सीख जाए, तो दुनिया के हर शिखर पर उस इंसान को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, जिसने अपनी बैलेंस शीट की समीक्षा करना सीख लिया। आज इसी क्रम में हमारे बीच पंजाब से आजाद जी हैं, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और वर्षों से हमारा उनका याराना है। मैं चाहता हूं कि कुछ शब्द उनके द्वारा हमें सुनने को और सीखने को मिले, क्योंकि आजाद जी एक बहुत प्रभावी किस्म के व्यक्ति हैं, अच्छा ज्ञान है। किंतु ये भी हमें देखना है कि हमें समय जो है बहुत सीमित में अपनी बातों को रखना है। तो मैं आजाद जी को, आजाद जी मीटिंग में है क्या? अच्छा, तो आजाद जी मीटिंग से हट चुके हैं। अब मैं कानपुर से अनुराग जी हैं। अनुराग जी भी नहीं है। बड़ी खुशी की बात यह है कि आज सुबह से जिन लोगों को रहना था वो नहीं है। आमंत्रण विधि, इन सारे लोगों के बीच चर्चा होने की बात थी। तो दिल्ली से मुकेश जी है क्या? तो मैं दिल्ली से मुकेश जी से अनुरोध करूंगा कि चंद शब्द वो जरूर हम सबके बीच में अपने रखें।
मुकेश जी कनेक्ट हो रहे हैं? मुकेश जी मुकेश जी कनेक्ट हो गए मुकेश? हाँ आजाद जी कनेक्ट हुई बेटा? मुकेश भी नहीं हो रहे? चलिए दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी के बाद मैं अपनी बात रख रहा हूं। एक ट्रेन में एक सेठ जी सफर कर रहे होते और उसी ट्रेन में उनके सामने वाली सीट पे एक कहते हैं कि चोरों का बादशाह सफर कर रहा होता है। अब ट्रेन की यात्रा शुरू हो गई है, रात हो गया है। चोर जो है वो सेठ जी के पीछे लगा हुआ है कि भाई कैसे जो है हमको जो है इस सेठ जी से कुछ चुराना है। वो अपनी योजना बना रहा होता है। लखनऊ से बॉम्बे की यात्रा है। सेठ जी जो है बड़े आराम से सो रहे हैं रात में, और चोर जो है वो पूरी तरीके से रात में पूरा प्रयास करता है इस सेठ जी का कहाँ धन रखा हुआ है। पूरा प्रयास हो जाता है, पूरी रात बीत जाती है, सेठ जी बड़े निधड़क सो रहे होते हैं। सुबह होती है, फिर धीरे धीरे यात्रा खत्म होती है। यात्रा मुंबई में खत्म होती है। वो चोर सेठ जी के पास आता है, सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, सही माने में मैं चोर हूँ और मैं आपका पीछा कर रहा था। मैं रात में आपका धन चुराना चाहता था और मैंने आपकी पूरी तलाशी ली, आपका कहीं कोई धन नहीं मिला। आप मुझे केवल इतना सा बता दो कि आपने अपनी धन की सुरक्षा कैसे की थी। सेठ जी बड़े इत्मीनान से उसे बताते हैं कि भाई देखो, मेरी सुरक्षा में कुछ नहीं था। मैंने अपनी पोटली आपके तकिए के नीचे रख दी थी। मैं रात भर सोता रहा और जब आप सुबह उठा तो आपके तकिए के नीचे से हमने अपनी पोटली अपने पास वापस ले ली। मेरा कहने का मतलब यह है कि वह चोर लगातार उसका ध्यान सेठ जी के ऊपर था, लेकिन खुद के भीतर वो नहीं झांक पाया। ऐसे हमारी पूरी जिंदगी है कि हमेशा हम दूसरों के ऊपर बहुत कुछ देखते रहते हैं, उसकी समीक्षा करते रहते हैं, लेकिन स्वयं के भीतर हम अपनी समीक्षा करने में असमर्थ रहते हैं। और हमारी सफलता का जो संबंध है वो स्वयं के भीतर की समीक्षा से है।
तो स्वयं के भीतर की समीक्षा करने में यदि हम असमर्थ हैं तो हमारी सफलता भी वो हमेशा दूसरों पर निर्भर होती है। इसी तरीके से मैं एक छोटी सी अपनी निजी बात शेयर करते हुए बहुत जल्दी आज मीटिंग को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे ये बात आई थी कि मीटिंग को बहुत बड़ी न की जाए, तो हमने भी अपने मन में धारणा बना ली थी कि मैक्सिमम जो मीटिंग होनी चाहिए वो 45 से 50 मिनट की होनी चाहिए। आज जो मीटिंग का मूल सार रहा क्यों, तो सबसे पहले हमारी जिंदगी का क्यों क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को कहाँ ले जाना चाहते हैं। उसके लिए हमें अपना एक डायग्राम बनाना चाहिए और मुझे ये समझना चाहिए कि जो हमारी बेशकीमती जिंदगी है कहीं से हम भाड़े पे तो नहीं चला रहे हैं। दूसरा, हमें ये समझना चाहिए कि हमारा कहीं कोई शिकार तो नहीं हो रहा है, एक बंदर की बात कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे कहीं गिरवी रख लिया गया। तीसरी, हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि आज हर कोई व्यक्ति सेकंड इनकम चाहता है। चौथी बात हमें ये समझनी चाहिए कि इस समय चारों तरफ नेटवर्क का बोलबाला है, यानी हम एकदम कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से लबोरेज होकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग आज कोरे कागज के रूप में घूम रहे हैं, अगर हम उनको अपनी बात पहुंचा दें तो हमारी बहुत बड़ी टीम बन सकती है। तीसरा, हमें हमें पांचवी बात समझनी चाहिए कि हमारी प्रस्तुतिकरण का महत्व क्या है, क्योंकि सब कुछ निर्भर है प्रस्तुतिकरण का। और हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर हमारी प्लानिंग नहीं है, हमारा कोई रास्ता, हमने रोड मैप नहीं तैयार कर रखा है, तो 100% देने से भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। और चौथा, इसके साथ भी हमें समझना होगा कि अगर हमने कोई प्लानिंग बना लिया है, कोई लक्ष्य बना लिया है कि हमें यहाँ जाना है, तो हमें जिद होनी चाहिए। वो जिद इस तरीके से होनी चाहिए कि हमें हर हालत में अपने मंजिल पर पहुंचना ही पहुंचना है, किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में दिल्ली से सोनी मेहरा जी हैं, मैं 5 मिनट चाहूंगा कि वो कुछ बोले। सोनी मेहरा जी। तो सब कुछ हमारे आपके भीतर छुपा हुआ है, अपनी कार्य पद्धति को बनाना होगा। कार्य पद्धति के साथ साथ हमें रोड मैप बनाना होगा, और रोड मैप बनाने के साथ मेरे अंदर ये जिद होनी चाहिए कि हर हालत में मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। अगर ये जिद नहीं है तो रोड मैप बनाने से भी कुछ नहीं होगा। हमें याद है बचपन में हम लोग टाइम टेबल बना लेते थे, दीवार पर लगा देते थे, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे से ये सब्जेक्ट होगा, गणित का 40 मिनट होगा, विज्ञान का इतना होगा, इतिहास का इतना होगा, और वो सब केवल लगा रहता था, उस पर अमल नहीं होता था। लेकिन हमें ये भी पता है कि जिन लोगों ने अमल किया उन्होंने टॉप भी किया, जिन लोगों ने अपनी योजना को प्राप्त करने की जिद की उन्हें वो सफलता भी मिली। तो रोड मैप बनाना बड़ा आसान है, लेकिन रोड मैप पर अमल करना और कर्तव्य निष्ठा के साथ उस पर चलना और इस जिद के साथ कि हमें इसे हासिल करना ही करना है, वो पूरा होता है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, और वो स्टोरी इस प्रकार की है, और इस स्टोरी से एक प्रेरणा है। वास्तव में ये स्टोरी ही नहीं है, इसमें एक प्रेरणा छुपा हुआ है, वो प्रेरणा को आपको ग्रहण करना है। और वो प्रेरणा है क्या, तो चलिए उस पर हम अपनी बात रखते हैं। वो स्टोरी क्या है कि एक बार मैं अपने यहाँ अपने छत पर गया तो मैं देखता हूँ कि मेरे छत के बगल एक पड़ोसन रहती है और मेरी नजर उससे मिलती है। जैसे मेरी नजर उससे मिलती है तो मुझे उससे प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ एक पड़ोसन और थी जो मुझे देख रही होती है और उसको मुझसे प्यार हो जाता है। अब बात ये आती है कि मैं किसी और को चाहता था, कोई मुझे और चाहता था, लेकिन मैं जिसे चाहता था मैं उससे मिलना चाहता था, जिसे मैं चाहता था उससे बात करना चाहता था। तो मैं रोज सुबह ये प्लानिंग करता
कि मुझे उससे मिलना है। और जैसे मैं प्लानिंग करता कि मुझे उससे मिलना है, उसके पास जाना है, उससे अपने दिल की बातें कहनी है, तो जब मैं निकलने का प्रयास करता तो जो मुझे चाहती थी वो आके मेरे सामने खड़ी हो जाती। ऐसे कैसे वहां जाएंगे, मैं तो यहाँ हूँ, मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। और इतनी देर में जिससे मैं चाहता था वो निकल जाया करती थी। अब मेरे मन में था कि यार मैं चाहता उसको हूँ, और जब जब मैं प्लान करता, चाहे सुबह प्लान करूं, चाहे शाम प्लान करूं, चाहे दोपहर प्लान करूं, जो मेरी पड़ोसन जो मुझे चाहती थी वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। वो हमेशा, जैसे मैं उठूं, जैसे मेरी नजरें उठे, जैसे मेरी नजरें झुके, जैसे इधर जैसे उधर, वो हर बार ना ना, हाँ, वहां नहीं, यहाँ नहीं। मैं बड़ा तकलीफ में था कि चाहता मैं किसी और को हूं। एक दिन मैंने प्रण किया कि आज कुछ भी हो जाए, मैं जिसे चाहता हूं उससे मिलूंगा। सुबह का 4 बजे मैं उठता हूँ, जैसे मैं उठता हूँ तैयार होता हूँ जाने के लिए कि आज मैं कुछ भी हो उससे अपने दिल की बातें कहूंगा। सामने वो आके मेरी खड़ी ना, आप ऐसे कैसे वहां जाएंगे। उस दिन मैंने प्रण किया था कुछ भी हो जाए आज तुम अपने दिल की बात करूंगा। मैंने उसे धक्का मारा, हट यहाँ से, दूर भागो। और मैं उसे डांट के जिसको मैं चाहता था उसके पीछे निकल पड़ा। जिसको मैं चाहता था उसका नाम सफलता था, जो मुझे चाहती थी उसका नाम असफलता था। सफलता का मैं दीवाना, असफलता मेरी दीवानी। सफलता आगे आगे, मैं पीछे पीछे, सफलता आगे मैं पीछे, सफलता आगे मैं पीछे, सफलता आगे मैं पीछे, सफलता आगे मैं पीछे। सफलता देख मुझ पर गरजने लगी, तू कहां तक आएगा मेरे पीछे, मैं तो चांद तक जाऊंगी। सफलता का ये कहना कि मैं चांद तक जाऊंगी, और मैंने सफलता से कहा सुन, मैं तेरा आशिक हूं, मैं तेरा दीवाना हूं, मैं तुझे दिल से चाहता हूं। तू जहां जाएगी मैं तुझे वहां पाऊंगा, तू जहां भी जाएगी मैं तेरे पीछे आऊंगा, तू जहां जाएगी तू मुझे वहां पाएगी। सफलता ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मैं सफलता के पीछे पीछे, सफलता आगे मैं पीछे, सफलता आगे मैं पीछे, सफलता आगे मैं पीछे, सफलता आगे आगे मैं पीछे पीछे, सफलता आगे आगे मैं पीछे पीछे, सफलता आगे आगे मैं पीछे पीछे। सफलता देख मुझे मुस्कुराने लगी और वो भी हाथ बढ़ाने लगी। सफलता आगे मैं पीछे, सफलता आगे मैं पीछे, सफलता आगे मैं पीछे। मैं सफलता का दीवाना, मेरा दिन सफलता, मेरी रात सफलता, मेरी जिंदगी सफलता, सफलता 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 सफलता, मेरा लक्ष्य सफल। मैंने ठान लिया जीवन में कुछ भी हो जाए, अब जीऊंगा तो सफलता के लिए और मरूंगा तो सफलता के लिए। सफलता 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 सफलता, तो सफलता मेरा अभियान बन गया दोस्तों। आज इसी क्रम में कुछ लोगों ने मुझे एक नारा भेजा है और वो आपके बीच में शेयर कर रहा हूं कि सच्चाई में है दम, जेएमबीडी हैं हम। सच्चाई में है दम, जेएमबीडी हैं हम। ये कुछ लोगों ने मुझे भेजा था, उन्होंने कहा कि सर इसे आप शेयर कीजिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। मेरे साथ एक बार दोहराइएगा, सच्चाई में है दम और जेएमबीडी हैं हम। तो मुकेश जी कनेक्ट हो चुके हैं, मैं चाहूंगा 5 मिनट मुकेश जी अपना रखें। मुकेश जी। हेलो, नमस्कार सर। आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर? आ रही बोलिए। नमस्कार सभी को। और मुकेश कुमार दिल्ली से। सबसे पहले तो मैं दादाजी को शुक्रगुजार कहना चाहूंगा जिन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत करी आज से 8 साल पहले, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म को इन्होंने यहाँ पे रचा है जो एक इतिहास रच सकता है। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बताऊं, नेटवर्किंग मैंने पहले भी कर रखी थी, लेकिन उस नेटवर्किंग में वो मजा नहीं मिला मुझे। मजे का मतलब है कि हम मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन दादाजी ने जो इस प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल किए हैं,
चाहे वो जनरल प्रोडक्ट हो या फूड सप्लीमेंट हो, लाजवाब, एक से बढ़कर एक। क्योंकि पहले मुझे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2002 में 3 बार नेटवर्किंग करी थी नौकरी करते हुए, क्योंकि मुझे भी एक अलग से इनकम की जरूरत थी। मैं ये चाहता था कि जो मेरी सैलरी आती थी 30,000 रुपए, एक अलग से सोर्स ऑफ इनकम और आए और मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। लेकिन प्लेटफॉर्म की तलाश में था और मुझे कुछ नेटवर्किंग कंपनियां मिली। मैंने उसमें अपने आप को निखारने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के सिस्टम जो मुझे ओम सर के माध्यम से जानकारी मिली, वो प्लेटफॉर्म सही नहीं था और वहाँ पे फिर मुझे निराशा मिली और मैं नेटवर्किंग से बिल्कुल निराश हो चुका था। और आपको ये बताना चाहूंगा, मैं लोगों को सलाह तो देता था कि भैया नेटवर्किंग करो, बहुत बड़ी ताकत है, आपका भविष्य बन सकता है, लेकिन खुद कभी आने के लिए कदम नहीं बढ़ाता था। और जो मेरी नौकरी की अगर मैं बात करूं, 20 साल मैंने नौकरी करी है और नौकरी करके मैं चाहता था कि सपने पूरे करूं, लेकिन वहां से पूरे नहीं हुए और इसी की तलाश में मैं भटकता रहता था। लेकिन ऊपर वाला कुछ और ही चाहता था। उसने 2017 में नौकरी बंद कर दी, कंपनी बंद हो गई, जो विश्व की दूसरी नंबर की कंपनी थी सीडी और डीवीडी बनाने में, मोज रिवर इंडिया लिमिटेड। तो संकट इस तरह से उभर के आ चुके थे घर में, क्योंकि जो 30,000 से मेरा घर चलता था वो चलना बंद हो गया था और मैंने अपने घर को चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान खोली। फिर ये सोचा कि चलो यहाँ से धीरे धीरे करके स्थितियां सुधरती चली जाएंगी, लेकिन 4 महीने दुकान को चलते हुए थे और उसी दरमियान ओम सर और सतीश सर मेरी दुकान पे मैं ये कह सकता हूँ कि एक देवदूत बनकर आए। तो मैं आज ओम सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सतीश जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ऊपर वाले का भी शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने उस दिन सर को डेमो किट जो लेके आते थे, हमारी जो डेमो किट थी वो लाना भूल गए। क्योंकि अगर वो डेमो किट लाना नहीं भूलते तो मेरी दुकान पे एक दंतकांति खरीदने नहीं आते, सर की और मेरी मुलाकात नहीं होती और आज मैं इस सिस्टम में नहीं होता। तो वहीं से मेरी और सर की मुलाकात हुई और पहले तो मैंने सर को 3 बार इग्नोर किया, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं लोगों को सलाह देता था लेकिन खुद नहीं आता था। लेकिन सर का लगातार फॉलो अप मेरे ऊपर बना रहा और फिर तीसरी चौथी बार में मैंने सोचा चलो नौकरी तो नहीं है तो इस सिस्टम को करके देख लेता हूँ, क्योंकि कंपनी बंद होने के बाद कोर्ट में केस चल रहा था। तो ये सोचा 4-6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, वहां से कुछ पैसे आ जाएंगे, दुकान कर लेंगे, जिंदगी फिर दोबारा चलने लग जाएगी। लेकिन वहां से तो आज तक भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन जब ओम सर के संपर्क में आया और उस टाइम हमारे जेएमबीडी का दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद में ऑफिस हुआ करता था, तो सर के संपर्क में आया और सर की कुछ बातें सुनी, लाजवाब बातें। और ऐसी बातें मैंने केवल जिंदगी में 2 लोगों से सुनी है और वो ओम सर और दद्दा जी हैं, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब जुनून शरीर के अंदर, जुनून एक ऐसा जुनून है जो मतलब सब कुछ बदलने को तैयार रहता है। एक ऐसा इंसान जो चाहता है कि मैं इस हिंदुस्तान को दोबारा सोने की चिड़िया बनाऊं। एक ऐसा संकल्प लेकर निकला हुआ इंसान कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा। और ये ओम सर को ये सारी चीजें जहां से मिली वो थे हमारे दद्दा जी। तो इस सिस्टम में गुरु का होना बहुत जरूरी है और गुरु के साथ अगर उनके और गुरु का भी अगर ज्ञान साथ साथ में है, जैसे हमारी जो मीटिंग चलती है हर संडे को, अगर ये मिलने लग जाए तो फिर तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो वो बात हो जाती है। तो ओम सर के साथ रह करके 15-20 दिन में मुझे सिस्टम की ताकत समझ में आ गई और जो मैं पहले सोचा करता था कि कुछ पैसा आएगा फिर मैं नई दुकान खोलूंगा और जो अभी पतंजलि की दुकान चल रही है उसमें मेरी मिसिज बैठ करके काम करेगी, मैं दूसरी दुकान में चला जाऊंगा, जो जिंदगी थी फिर दोबारा प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, वो मन से ना ओम सर की बातें सुन के ऐसे खत्म हो गई कि आज तक अभी दोबारा दिमाग में नहीं आई। घर में मिसिज कहती रहती है छोड़ो नौकरी पकड़ लो, क्या करना है, और फिर 20-25 हजार रुपए आने लग जाएंगे, जिंदगी फिर चलेगी। मैंने कहा नहीं, जिस ताकत को करीब 15-17 साल पहले मैं भूल चुका था नेटवर्किंग की, आज अगर वो ताकत दोबारा इस दिमाग में आ चुकी है तो इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। 20 साल उस नौकरी को करके जिंदगी के परिणाम देख लिए हैं कि जिंदगी में नौकरी में होने वाला कुछ नहीं है, तो उस परिणाम की तरफ दोबारा क्यों जाना। हम उस परिणाम की तरफ जाएं, उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं जहां से सब कुछ मिल सकता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। आपको अपना धैर्य बना करके रखना पड़ेगा।
ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि चट मंगनी और बट गया, कि आपने किसी को प्लान दिया और वो आपके साथ आ गया। ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि आपने किसी मट के अंदर हाथ डाला और सोना जो है आप उसके अंदर से निकाल लें। समय लगता है, वक्त लगता है, आपको धैर्य का साथ देना पड़ेगा। आपकी टीम बनेगी, आपकी टीम टूटेगी, लेकिन ये बिजनेस, इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत ये है कि बिजनेस आप ही से शुरू होता है और आप ही से खत्म होता है। जिस दिन आपने अपने संकल्प को लगातार बना करके रखा और इसमें सही दिशा में अपने अपलाइन के मार्गदर्शन में लगातार आप चलते रहे, तो दुनिया की ऐसी कोई सी ताकत नहीं है जो आपको कामयाबी होने से रोक दे। आपसे ही शुरू होता है और आपसे ही खत्म होता है। अगर आप चलते रहे तो कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी, और आपने अपने आप को बैक फुट पे कर लिया तो आपको कामयाब करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दूसरी चीज, अपने अपलाइन का हमेशा सम्मान करें, हमेशा उसकी बातों को माने। मैं अगर मैं बात करूं तो जब इस सिस्टम में आया था तो ये तो पता था कि आज तक जिंदगी में कोई गुरु नहीं मिला, लेकिन जब ओम सर जैसा गुरु मिला तो अगर सर मुझे रात को 12 बजे भी कहते हैं कि आप मीटिंग है आप आ जाएं, तो मैंने कभी सर को इग्नोर नहीं किया। नए साल हो, अभी पिछला ही नया साल था, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 31 दिसंबर सब लोग नया साल मना रहे थे, लेकिन उस रात मुझे ओम सर ने सतीश जी को और मुझे बोला कि आपको मेरे घर चलना है और आगे नए साल में नए बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है इसके ऊपर बात करनी है। मैंने सर को बिल्कुल भी नहीं बोला, मैंने कहा बिल्कुल सर जरूर चलूंगा, कोई इग्नोर वगैरह की बात नहीं करी कि सर नया साल है ऐसे कैसे। सर ने बोला और हम दोनों लोगों ने स्कूटी उठाई और सर के घर चल दिए। और मैं उससे पहले अपने घर में गया, सर्दी का टाइम था, जैकेट वगैरह ली, हैंड ग्लव्स लिए और फिर हम निकल गए। घर वाले ने बोला नया साल है रुक तो जाओ, मैंने कहा नहीं, नया साल तो पिछले 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन जिंदगी में कोई नया साल नहीं आया। एक ऐसे नए साल की नींव रखनी है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि रोज नया साल हो। और आज इस सिलसिले में हम कदम दर कदम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। और एक ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ से कि पिछले 2 साल में तो नौकरी करके नहीं मिला। नौकरी में एक आदमी के बंद करके रहता है। अगर आप नौकरी करो या दुकानदारी करो और आप ये सोचो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप जैसे बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस ले चुके होंगे जो इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो मैं, क्योंकि समय कम है, दद्दा जी ने ऐसे बोला कि समय कम से कम लेना है, तो मैं एक बार दोबारा दद्दा जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जेएमबीडी के उस पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो इस सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से कदम दर कदम आगे बढ़ाते चली जा रही है। और एक ऐसा नींव इन्होंने रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है चीजें उन्हीं के अनुसार फॉलो अप की जा रही हैं। और फिर मैं अपने गुरु ओम सर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, जिन्होंने मुझे उस अंधकार से निकाल करके उजाले की तरफ प्रवेश दिया, जहां से मैं अपने और अपने परिवार की जिंदगी बना सकता हूँ और अपने उन सभी साथियों की जिंदगी बना सकता हूँ जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दद्दा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस मीटिंग में बोलने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, मेरी एक चर्चा आपसे चली थी और वो चर्चा थी कि जैसे हमने बात की थी बेंगलोर की, बात की थी दिल्ली की, बात की थी पंजाब की, बात की थी बिहार की। तो प्लानिंग से एक व्यक्ति, अगर ये चारों व्यक्ति साथ साथ काम करते हैं, लेकिन अगर प्लानिंग जो है किसी की सही है, प्लानिंग किसी की थोड़ी सी इधर उधर है, प्लानिंग किसी की समझ में ही नहीं आई, तो इनकम में बड़ा अंतर आ जाता है। ये जो अवेयरनेस बनाया गया है ना, अवेयरनेस से कोई एक व्यक्ति 5 लाख रुपए महीना कमा सकता है, 10 लाख रुपए महीने कमा सकता है, केवल अवेयरनेस। मान लो बेंगलोर का व्यक्ति अवेयरनेस पे काम कर रहा है, उसकी टीम लगातार बढ़ती जा रही है और अवेयरनेस उसके फोकस में है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि इनकम जो उसको आ रही है उसके अतिरिक्त अवेयरनेस से बहुत बड़ी इनकम, क्योंकि कंपनी के बेमिसाल प्रोडक्ट और बेशुमार प्रोडक्ट आने। एक व्यक्ति अपने जीवन से मरण तक क्या क्या खरीदता है, इस पर भी प्लानिंग है। अब आप ये सोचो कि कोई एक व्यक्ति को हम अवेयरनेस बनाते हैं तो कितने लाख रुपए का ग्राहक बना लेते हैं।
मान लो 5,000 रुपए महीने का परचेजर है, तो साल भर में 60,000 रुपए का परचेजर है, और 50 साल 30 लाख रुपए का परचेजर है। आप भी सोचो कि इस तरीके से हमारे जीवन की संख्या अगर इतनी बड़ी हो गई, तो एक समय आता है कि करोड़ों रुपए का व्यापार हमारा होता है जीवन मरण तक लेकर, और ये हमारी ही इनकम में शामिल नहीं होगा, हमारे आने वाले पीढ़ियों की इनकम में भी शामिल होगा। तो ये अंतर आता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप सबका फोकस अवेयरनेस पर बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस एक बहुत बड़ी इनकम का स्रोत है। और मैंने आपको ये बताया है कि प्लानिंग के साथ काम कीजिए। मेरा अनुभव ये रहा है कि बिना प्लानिंग से आप कोई भी जंग जीत नहीं सकते। और मैंने अपनी निजी हमेशा समीक्षा की। मेरा बैलेंस शीट हर दिन का तैयार है। मैं हर रात अपनी बैलेंस शीट तैयार करता हूँ। आने वाली कल में मुझे और क्या प्रोग्रेस करना है, किस दिशा में जाना है, कितना % मुझे ग्रोथ करना है, ये मेरी बैलेंस शीट का भाग है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर स्वयं को जीतना है तो स्वयं की बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दो। और अगर स्वयं को इस दुनिया में सर्वोच्च शिखर पे ले जाना है तो प्रतिदिन आपको तय करना होगा कि दशमलव ग्रोथ ही क्यों ना हो, लेकिन बीते हुए कल से आने वाले कल का ग्रोथ दशमलव होना ही चाहिए। जिस दिन आप ग्रोथ पर काम करना शुरू कर जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन, ये निरंतर जब इस परिभाषा पे काम करना शुरू कर दोगे तो दुनिया का कोई भी शिखर ऐसा नहीं है जहां आप पहुंच नहीं सकते। मित्रों, आज बहुत सारी बात जो आपके बीच हुई है वो एकदम प्रारंभिक चरण पर हुई है। फिर से मैं आपको सब बातों को रिपीट कर रहा हूं। योजना बनाइए, जरूरी है। उस योजना पर अमल कीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है। और सबसे अहम बात है कि उसकी प्राप्ति तय हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि बिना लक्ष्य को प्राप्त किए आपकी उस योजना का कोई भी हिस्सा सार्थक नहीं है। तो लक्ष्य को हमेशा समय से बांधिए। एकदम तय कर लीजिए कि मुझे लक्ष्य को समय से बांधना है और इस समय में ये लक्ष्य की प्राप्ति हमें चाहिए, होना ही चाहिए, और होगा। दूसरा, आज पूरा का पूरा देश खाली पड़ा है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सेकंड इनकम नहीं चाहिए। आप लोगों से बात कीजिए, आप बताइए, अपने महत्व को बताइए। मैं आपका वित्तीय सलाहकार हूं, मैं JMBD से हूं। मैं आपकी सेकंड इनकम जनरेट करने में मदद कर सकता हूं। और सेकंड इनकम पर फोकस कीजिए। हर एक व्यक्ति सेकंड इनकम चाहता है, कोई ऐसा है ही नहीं जिसको सेकंड इनकम नहीं चाहिए। एक स्टेट बैंक का मैनेजर भी है, उसको भी सेकंड इनकम चाहिए। सबकी अभिलाषा है। सिस्टमेटिक आई, ये बहुत बड़ा काम है। आने वाले कल का मतलब ऐसा उद्योग है, ऐसी औद्योगिक क्रांति है जिसके जब आप हिस्सा होंगे, सफलता की चरम शिखर की ओर जब आप बढ़ेंगे, आपको फक्र होगा। आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करेगी। आप सभी को नमस्कार, इस आशय के साथ कि नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो इससे भी बेहतर होगा, बढ़िया होगा। और नेक्स्ट संडे को जो मीटिंग होगी इसमें कौन से लीडर होंगे, मीटिंग का क्या पैमाना होगा, किस विषय पर होगा, ये शिवांशु द्वारा आपको मैसेज कर दिया जाएगा। एक नारे के साथ हम सब इस मीटिंग की समापन कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, सच्चाई में है दम, JMBD हैं हम। फिर से वापस दोहराइएगा, सच्चाई में है दम, JMBD हैं हम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार।